हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लग रही है। आज हम सुनने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 15, द अंडर कवर मिलेनियर। चलिए शुरू करते हैं कहानी। नक्श पल्लवी को लेकर उस गांव की तरफ मुड़ चुका था। अब वो एक छोटी सी चौपाल के पास रुक गए। पल्लवी की धड़कनें तेज हो गई। 3 महीने पहले जब वो दिल्ली गई थी, फिर गायब होकर खदान में मिली थी। इससे पहले वो इसी दुनिया का हिस्सा थी, लेकिन उसे गायब हुए इस वक्त लगभग 3 महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका था। तभी नक्श ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और गांव वाले से पूछा, सुमित्रा जी का घर कहाँ है? आगे से उस आदमी ने बहुत ही दर्द और तरस खाती हुई नजर से नक्श को देखकर कहा, सुमित्रा? अरे साहब, वो बेचारी तो पागल हो गई है। पिछले 3 महीने से अपनी बेटी पल्लवी को ढूंढती फिर रही है। कभी थाने जाती है, कभी तो कभी बस स्टैंड पर पागलों की तरह लोगों से पूछती है। उसका तो खाना पीना सब छूट गया है। वो सामने वाले पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी होगी, सुबह से वहीं पर रो रही है। 3 महीने से ढूंढ रही है। ये सुनते ही पल्लवी को ऐसे लगा जैसे उसका दिल किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। वो अपनी सुमित्रा माँ के बारे में खौफनाक शक कर रही थी और वो एक पल के लिए आंसुओं में बह गया। पल्लवी ने गाड़ी का दरवाजा खोला और पागलों की तरह उस पुराने मंदिर की तरफ दौड़ पड़ी। नक्श भी गाड़ी लॉक करके तेजी से उसके पीछे भागा। उन्होंने देखा कि मंदिर की उन टूटी हुई और धूप से तपती सीढ़ियों पर एक बहुत ही कमजोर, लाचार और हड्डियों का ढांचा बन चुका एक औरत बैठी थी। उसने एक बहुत ही पुरानी और कई जगह से सिली हुई, फीकी पड़ चुकी सूती साड़ी पहनी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा धूप और आंसुओं से झुलस चुका था। उसके हाथों में पल्लवी के बचपन की एक पुरानी और मुड़ी तुड़ी सी तस्वीर थी। वो आते जाते हर मुसाफिर को तस्वीर दिखा रही थी। सुमित्रा जी की आवाज इतनी सूखी और फटी हुई थी कि पत्थर का दिल भी पसीज जाए। उन्होंने एक आदमी से पूछा, भैया, पल्लवी को देखा क्या? वो शहर में पढ़ने गई थी, फिर उसका कोई फोन नहीं आया। मेरी बच्ची को किसी ने देखा क्या? उनके ये हालात देखकर पल्लवी की कदम सीढ़ियों के नीचे आकर जम गई। अपनी माँ की ये खौफनाक और दर दर भटकती हुई हालात देखकर पल्लवी के सीने में चीख निकल गई। उसने चिल्लाकर कहा, माँ! पल्लवी की उस गगन भेदी और दर्द भरी पुकार पूरे गांव में सन्नाटे में गूंज गई। वहीं उसकी आवाज सुनते ही सीढ़ियों पर बैठी सुमित्रा का शरीर एक झटके में कांप उठा। उसने अपने कांपते हुए हाथों से तस्वीर नीचे की और उस आवाज की तरफ देखा। धूप के उस उजाले में जब सुमित्रा ने अपनी पल्लवी को देखा तो उसकी वो धुंधली और सूखी हुई आंखों में आंसुओं का एक समंदर फूट पड़ा। सुमित्रा को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सुमित्रा लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ी हुई। उन्होंने पल्लवी की तरफ देखते हुए कहा, पल्लवी, मेरी बच्ची! पल्लवी की कमजोरी की वजह से वो गिरने ही वाली थी कि पल्लवी चीखती हुई सीढ़ियों से चढ़ गई और अपनी माँ को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। पल्लवी बिलक बिलक कर रो रही थी। उसने उनको सहारा देकर कहा, माँ, मेरी माँ, मैं आ गई माँ। आगे से सुमित्रा ने पल्लवी के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और वो पागलों की तरह पल्लवी का माथा, उसकी आंखें और उसके गाल चूम रही थी। सुमित्रा रोते हुए पल्लवी के शरीर को टटोल रही थी। उन्होंने सिसक कर कहा, तू तू कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? तेरा कोई अता पता नहीं है। ये 3 महीने कैसे मैंने काटे हैं मैं ही जानती हूँ। मुझे लगा कि मेरी दुनिया उजड़ गई। तू 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 ठीक तो है ना? किसी ने तुझे चोट तो नहीं पहुंचाई? वही नक्श सीढ़ियों के नीचे खामोश खड़ा ये नजारा देख रहा था। उस औरत की आंखों में जो तड़प और बेइंतहा प्यार था, वो किसी भी डीएनए या कोई भी दौलत नहीं खरीद सकती थी। नक्श का दिल भर आया। उसे अपनी माँ की याद आ गई। इसके बाद जब आंसुओं का वो पहला रेला थमा तो नक्श ने आगे बढ़कर सुमित्रा के पैर छुए। सुमित्रा इस अनजान लेकिन रुतबेदार लड़के को देखकर हैरान रह गई। तब अब पल्लवी ने रोकर सुमित्रा को नक्श के बारे में और भी कुछ जो उसके साथ हुआ सब बताया। इसके बाद नक्श ने सुमित्रा को सहारा देकर मंदिर के एक ठंडे से चबूतरे पर बैठाया। पल्लवी अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सुबक रही थी। तभी नक्श ने बहुत ही इज्जत और कोमलता से कहा, माँ जी, पल्लवी मिल गई है और अब इसे कोई आपसे दूर नहीं कर सकता। लेकिन आज हमें आपके मुंह से एक बहुत बड़ा सच जानना है, एक ऐसा सच जिसका जवाब सिर्फ आपके पास है। ये कहते हुए नक्श ने अपनी जेब से दर्शन कपूर की दी हुई वो डीएनए रिपोर्ट निकाली। नक्श ने
सुमित्रा की आंखों में गहराई से देखकर पूछा। हैदराबाद का एक बहुत बड़ा कपूर खानदान दावा कर रहा है कि पल्लवी उनकी खोई हुई बेटी देवी का है, जो 15 साल पहले एक मेले से गायब हो गई थी। ये खून की रिपोर्ट भी यही कह रही है। माँ जी, आप हमें सच बताइए, पल्लवी आपके पास कैसे आई? 15 साल पहले। ये शब्द सुनते ही सुमित्रा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में एक पुराना खौफ, एक बहुत ही गहरा दर्द तैरने लगा। उसने पल्लवी के सिर पर हाथ फेर कर एक लंबी और गहरी सांस ली। सुमित्रा के आंसुओं ने फिर से उसे गीलो गाल को भिगो दिया। उसने धीरे से कहा, मुझे पता था, मुझे पता था एक ना एक दिन मेरी बच्ची का असली खून उसे ढूंढ लेगा, और मेरा ये डर आज सच हो गया है। उनकी ये बात सुनते ही पल्लवी ने झटके से अपना सिर उठाया। उसने हैरानी से पूछा, माँ, क्या ये सच है? क्या मैं सच में आपकी बेटी नहीं? तभी आगे से सुमित्रा ने रोकर पल्लवी का माथा चूमा। वो राज खोला जिसने पल्लवी की दुनिया हिला दी। उसने कहा, तू मेरे पेट से पैदा नहीं हुई पल्लवी, लेकिन तू मेरे खून से, मेरी रूह और मेरी जिंदगी के हर एक कतरे से बढ़कर मेरी बेटी है। तेरी पैदाइश चाहे किसी महल में हुई हो, लेकिन मेरी तेरी परवरिश इस सुमित्रा ने अपने खून के घूंट पीकर की। नक्श और पल्लवी दोनों सुमित्रा के चेहरे को देख रहे थे। सुमित्रा ने अतीत के उन पन्नों को पलटना शुरू किया जो आज तक पल्लवी से छुपा कर रखे गए थे। उन्होंने आगे कहा, 15 साल पहले की बात है। तब मैं सिर्फ 20 साल की थी, कुंवारी थी, और मेरी मेरी शादी तय हो चुकी थी। कुछ महीनों में मैं अपने ससुराल जाने वाली थी। सुमित्रा की आंखों पर उस खौफनाक रात की यादें कांपने लगी। सुमित्रा ने भारी आवाज में कहा, एक रात मैं अपने पिता के साथ गांव के कस्बे में लौट रही थी। रास्ते में एक बहुत ही सुनसान और घना जंगल पड़ता था। रात के अंधेरे में उस सुनसान हाईवे के किनारे कड़ाके की ठंड में मैंने एक बच्ची के रोने की आवाज सुनी। उनकी यह बात सुनकर पल्लवी की सांसें अटक गई। तभी सुमित्रा ने पल्लवी के गाल को छूकर कहा, मेरे पिता ने गाड़ी रोकी, हम नीचे उतरे। वहां सड़क के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन डरी हुई 5-6 साल की लड़की एक फटे हुए कंबल में लिपटी ठंड से कांप रही थी और जोर जोर से रो रही थी। वो बच्ची तू थी पल्लवी। तू इतनी डरी हुई थी कि तू अपना नाम तक नहीं बता पा रही थी। तूने बहुत ही महंगे और सुंदर कपड़े पहने थे, वो मिट्टी में सन चुके थे। वहीं का नक्श का दिमाग टाइमलाइन को जोड़ रहा था। 15 साल पहले गायब हुई देविका कपूर। तभी सुमित्रा ने आगे बताकर कहा, हम तुझे पुलिस स्टेशन लेकर गए। हमने पुलिस को सब बताया, लेकिन उस वक्त पुलिस वाले भी भ्रष्ट थे। उन्होंने कहा कि कोई उसे लावारिस छोड़ गया होगा, इसे अनाथालय में डाल दो। लेकिन जब मैंने तेरी उन रोती हुई आंखों को देखा, जब तूने डर के मारे मेरी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ लिया, तो मेरा दिल एक माँ की तरह पिघल गया। मैं तुझे उस पुलिस स्टेशन की खौफनाक सलाह के किसी लावारिस अनाथालय में नहीं छोड़ सकती थी। ये कहकर सुमित्रा ने अपने आंसू पोंछे और आगे कहा, मैंने जिद की और मैं तुझे घर ले आई। मैंने अगले कई महीनों तक आसपास के शहरों में अखबारों में इश्तिहार दिए, तेरी तस्वीर छपवाई कि अगर किसी के माँ बाप ने अपनी खोई हुई बच्ची खोई है तो वो आ जाए। लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई तुझे ढूंढते भी नहीं आया। उनकी यह बात सुनते ही नक्श ने मन ही मन सोचा, दर्शन कपूर इतने बड़े होकर भी अपनी बेटी को नहीं ढूंढ पाए, या पुलिस ने जानबूझकर कोई रिपोर्ट आगे नहीं बढ़ने दी। किसी बहुत बड़े या ताकतवर इंसान ने पल्लवी को वहां सड़क पर फेंका था। तभी सुमित्रा फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने रोकर कहा, लेकिन असली सजा तो मुझे गांव वालों ने दी। जब मैं एक अनजान बच्ची को अपने घर ले आई तो इस जालिम समाज ने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। सुमित्रा ने वो दर्द बयां किया जिसने नक्श की रूह कपा दी। सुमित्रा की आवाज में एक गहरा जख्म था। उन्होंने सिसक कर कहा, गांव के लोगों ने ताने मारने शुरू कर दी। उन्होंने कहना शुरू किया कि एक कुंवारी लड़की किसी पाप का फल घर लेकर आई है। जिस लड़के से मेरी शादी तय हुई थी, उसके परिवार ने ये सब सुनकर हमारा रिश्ता तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वो ऐसी चरित्रहीन लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे जो लावारिस बच्चों को पालती है। वहीं पल्लवी ये सब सुनकर सन रह गई। उसकी माँ ने उसके लिए अपनी शादी, अपना भविष्य कुर्बान कर दिया। तभी सुमित्रा ने आंसुओं के बीच एक कड़वी हंसी हंसी। उन्होंने हंसकर कहा, मेरा परिवार, मेरे अपने सगे माँ बाप ने समाज के इन तानों को सुन सुनकर उन्होंने मुझे एक शर्त दी, या तो तुझे किसी अनाथालय में फेंक आऊं या फिर हमेशा के लिए उनका घर छोड़ दूं।
उसकी बात सुनकर पल्लवी सुमित्रा के पैरों में गिरकर जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने रोकर कहा, मां, मेरे लिए आपने मेरे लिए इतना कुछ सहा। तभी सुमित्रा ने बहुत ही गर्व से पल्लवी को ऊपर उठाकर कहा, मैंने तुझे चुना पल्लवी। मैंने अपने परिवार को, अपने सगे माँ बाप को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं इस गांव में एक बहुत ही छोटे से टूटे हुए झोपड़े में रहने लगी। सुमित्रा ने अपने वो हाथ दिखाए जो मजदूरी कर करके खुरदरे और पत्थर जैसे हो गए थे। सुमित्रा ने अपने हाथ दिखाकर उनसे कहा, मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे। एक कुंवारी और अकेली औरत को कोई इज्जत की नौकरी नहीं देता था। मैंने लोगों के घरों में झाड़ू पोछा किया। मैंने खेतों में भरी दोपहरी में मजदूरी की। कई रातें मैंने पानी पी पी कर गुजारी ताकि मेरी पल्लवी को एक वक्त का दूध मिल सके। मैंने खून के आंसू रो रो कर तुझे बड़ा किया है पल्लवी। मैंने तुझे वो सारे संस्कार दिए जो एक राजकुमारी को मिलने चाहिए। मैंने अपना पूरा यौवन, अपनी पूरी जिंदगी तेरे नाम कर दी। सुमित्रा की ये बातें सुनकर मंदिर के उस चबूतरे पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। पल्लवी अपनी माँ की गोद में बेसुध होकर रो रही थी। जिस औरत को वो सिर्फ एक माँ समझती थी, वो असल में दुनिया की सबसे महान देवी थी, जिसने एक अनजान बच्चे के लिए अपनी पूरी दुनिया को आग लगा दी। वही नक्श शाह जो दुनिया के बड़े बड़े अरबपतियों को अपने जूतों की नोक पर रखता था, जो किसी के सामने नहीं झुकता था, आज इस गरीब, कमजोर और फटेहाल औरत की दास्तान सुनकर पूरी तरह से टूट चुका था। नक्श को समझ आ गया कि दर्शन कपूर ने सिर्फ अपना डीएनए दिया था, लेकिन इस सुमित्रा ने अपना पूरा जीवन पल्लवी के रगों में फूंक दिया। दर्शन कपूर की वह हजारों करोड़ की जायदाद इस सुमित्रा के उन फटे हुए हाथों के सामने धूल के बराबर भी नहीं थी। नक्श अपनी जगह से उठा। वो सुमित्रा के बिल्कुल सामने आया और शाह एम्पायर का वो खौफनाक और अजय बादशाह एक गरीब गांव वाली औरत के कदमों में अपने दोनों घुटनों पर बैठ गया। नक्श ने सुमित्रा के उन खुरदरे, मिट्टी से सने और काम से घिसे हुए पैरों को अपने दोनों हाथों में थाम लिया और अपना माथा उन पैरों पर रख दिया। ये देखकर सुमित्रा घबरा गई। वो अपने पैर पीछे खींचने लगी। उन्होंने घबरा कर कहा, बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? तभी आगे से नक्श ने सुमित्रा के पैरों को चूमकर आंसुओं से भरी आवाज में कहा, मुझे मत रोकिए माँ जी। आज तक मैंने किसी के आगे सिर नहीं झुकाया है, लेकिन आज मैं एक साक्षात भगवान के पैरों में बैठा हूँ। आपने मेरी पल्लवी को नहीं पाला। आपने मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया को बचाया है। अगर उस रात आप वहां नहीं होती तो आज मेरा वजूद ही नहीं होता। नक्श ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में सुमित्रा के लिए एक ऐसा सम्मान था जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। नक्श ने बहुत ही भारी और रुतबेदार आवाज में कहा, दर्शन कपूर ने मेरी पल्लवी को पैदा किया होगा माँ जी, लेकिन मेरी पल्लवी की असली माँ सिर्फ आप और आप हैं। आपने समाज के जो ताने सहे, जो मजदूरी आपने की, उसका कर्ज तो मैं अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकता। लेकिन आज से ये सुमित्रा इस दुनिया की सड़क पर नहीं भटकेगी। आज से आप शाह एम्पायर की सबसे बड़ी और सबसे इज्जतदार महारानी हैं। पल्लवी नक्श इस बड़प्पन और प्यार को देखकर रो पड़ी। उसे फक्र था कि उसका नक्श दुनिया की सबसे बेहतरीन इंसान है। इस भावुक मिलन और सच्चाई के इस बवंडर के बाद नक्श ने सुमित्रा और पल्लवी को अपनी आईसीयू में बहुत ही सम्मान के साथ बिठाया। वो अब सुमित्रा को लेकर सीधा हैदराबाद जाने वाला था। लेकिन जैसे ही नक्श ने गाड़ी स्टार्ट की, उसका वो खूंखार और शातिर दिमाग एक बहुत ही खतरनाक सवाल पर अटक गया। नक्श ने गाड़ी के शीशे में उस गांव की मिट्टी को घूर कर सोचा, अगर पल्लवी दर्शन कपूर की बेटी देविका है, तो 15 साल पहले एक 5 साल की बच्ची को हैदराबाद से इतनी दूर इस अनजान गांव के हाईवे पर किसने फेंका? नक्श की मुठ्ठियां स्टीयरिंग व्हील पर कस गई। उसने मन ही मन में सोचा, कोई मामूली किडनैपर बच्ची को मारता या फिरौती मांगता, लेकिन पल्लवी को जिंदा एक सुनसान सड़क पर छोड़ गया था। और सबसे बड़ी बात, जब सुमित्रा और पुलिस अखबारों में इश्तिहार दे रही थी, तो दर्शन कपूर जैसे अरबपति तो वो खबर क्यों नहीं पहुंची? पुलिस ने दर्शन कपूर को क्यों नहीं बताया? सवालों की ये कड़ियां एक बहुत ही खौफनाक और अपने ही धोखे की तरफ इशारा कर रही थी। उसने आगे सोचा, इस किडनैपिंग के पीछे कोई ऐसा इंसान है जो कपूर खानदान के बहुत करीब था, जिसने पुलिस को खरीद लिया और जिसने पल्लवी को रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन उसे मार नहीं पाया। नक्श की आंखों में अब एक ऐसा खौफनाक रडार चालू हो गया जो सीधे कपूर मैंशंस की जड़ों को खोदने वाला था। नक्श ने मन ही मन एक खौफनाक कसम खाकर कहा, तुमने मेरी पल्लवी को उसकी मां से दूर किया, अब मैं तुम्हें पताल से भी खींच कर लाऊंगा, चाहे तुम कपूर परिवार के अंदर बैठी हो या बाहर।
नक्श शाह अब तुम्हारी मौत बनकर आ रहा है। गाड़ी ने एक भयानक रफ्तार के साथ धूल उड़ाई और उस रहस्यमयी गांव को पीछे छोड़कर सच और इंतकाम की एक नई और सबसे खौफनाक जंग के लिए वापस हैदराबाद की तरफ निकल पड़ी। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी शांति थी। पल्लवी का सिर सुमित्रा की गोद में था और सुमित्रा अपने उन खुरदरे हाथों से अपनी बच्ची के बालों को सहला रही थी। वही नक्श की नजरें सामने सड़क पर थी, लेकिन उसका दिमाग 15 साल पीछे जा चुका था। वहीं शाम ढल चुकी थी, बंजारा हिल्स की उन शांत और महंगी सड़कों को चीरती हुई। नक्श की गाड़ी सीधे कपूर मैंसन के उस विशाल और बाहरी लोहे के गेट के सामने आकर रुकी। तभी गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स ने गाड़ी को रोकने की कोशिश करके कहा, रुको, अंदर जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन नक्श ने आगे से गाड़ी का हॉर्न नहीं बजाया। उसने सीधा एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी को गेट के बिल्कुल करीब ले जाकर एक जोरदार ब्रेक मारी। टायरों की चीख सुनकर गार्ड्स घबरा गए। नक्श ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकला। उसने अपने आंखों पर लगे वो काले चश्मे को उतारा। गार्ड्स उन चेहरे को पहचानते थे। ये वही फटीचा ड्राइवर था जिसने कल रात ही अपनी पिस्तौल तानकर मैंशन में तहलका मचाया था। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी शांति थी। पल्लवी का सिर सुमित्रा की गोद में था और सुमित्रा अपने उन खुरदरे हाथों से अपनी बच्ची के बालों को सहला रही थी। लेकिन नक्श के शाह के पीछे एम्पायर की ताकत और वो खौफनाक रुतबा जो आज किसी को भी घुटनों पर ला दे। नक्श की आवाज में कोई बहस नहीं, सिर्फ एक मौत जैसा ऑर्डर देकर बोला, गेट खोलो। गार्ड्स ने कांपते हुए हाथ से गेट का बटन दबा दिया। नक्श ने गाड़ी को धीरे मैंशन के आलिशान पोर्च में जाकर खड़ा किया। उसने बाहर निकलकर पीछे का दरवाजा खोला। सबसे पहले पल्लवी बाहर आई और फिर पल्लवी का हाथ पकड़े हुए सुमित्रा बाहर निकली। सुमित्रा ने जिंदगी में कभी इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी महंगी गाड़ियां और इतना संगमरमर नहीं देखा था। उसके पैरों में घिसी हुई हवाई चप्पलें थी। बदन पर वो पुरानी और कई जगह से सिली हुई सूती साड़ी। वो इस आलीशान महल की चकाचौंध को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो पीछे हटने लगी। पल्लवी बिटिया, ये हम कहाँ आ गए? ये तो कोई राजा का महल लग रो। मुझे डर लग रहा है। सुमित्रा ने कांपते हुए पल्लवी का पल्लू पकड़ लिया। नक्श ने आगे बढ़कर सुमित्रा का दूसरा हाथ बहुत ही सम्मान से अपने हाथों में थाम लिया। नक्श ने सुमित्रा की आंखों में वो हौसला भरकर कहा, आपको इस महल से डरने की जरूरत नहीं है माँ जी। इस महल की हर एक ईंट, यहाँ का हर एक इंसान आज आपके पैरों में झुकेगा। आपने जो किया है उसके आगे ये महल एक झोपड़ी के बराबर भी नहीं। चलिए मेरे साथ। इसके बाद नक्श, पल्लवी और सुमित्रा ने एक साथ उस आलिशान कपूर मैंसन्स के मुख्य हॉल में कदम रखा। हॉल के अंदर दर्शन कपूर और रक्षी बेचैनी से टहल रहे थे। उन्हें नक्श के इस खौफनाक और रहस्यमय रवैये ने डरा कर रख दिया था। जैसे ही उन्होंने दरवाजे की तरफ कदम रखा, उनके कदम वहीं रुक गए। नक्श अपने उसी शाही और खूंखार चाल के साथ अंदर आ रहा था। उसके साथ पल्लवी थी, जो एक बहुत ही गरीब और कमजोर सी औरत का हाथ कसकर पकड़े हुए थी। तभी दर्शन कपूर ने अपनी बेटी की तरफ दौड़कर कहा, देविका, तुम ठीक तो हो ना? ये औरत कौन है? वहीं पल्लवी की आंखों में अभी भी वो गुस्सा और दर्द था जो 15 सालों के धोखे से पैदा हुआ था। उसने सुमित्रा के कंधे पर अपना सिर रखकर बहुत ही गर्व से कहा, मेरा नाम देविका नहीं है मिस्टर कपूर, मैं पल्लवी हूं और ये मेरी माँ है, मेरी असली माँ। उसकी बात सुनकर दर्शन कपूर तो सन्न रह गए। उन्होंने कंफ्यूज होकर पूछा, माँ, लेकिन तुम तो। तभी नक्श ने आगे बढ़कर उस सन्नाटे को तोड़ा। नक्श ने बहुत ही गंभीर और रुतबेदार आवाज में कहा, मिस्टर कपूर, आप 15 साल से अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे ना? आज मैं आपको उस 15 साल का वो सच बताने आया हूँ जो इस जालिम दुनिया ने आपको और आपसे इस महान औरत से छुपा कर रखा था। नक्श ने सुमित्रा को सोफे पर बहुत ही इज्जत से बैठाया। फिर दर्शन कपूर की आंखों में देखकर वो पूरी दास्तां सुनानी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि कैसे 15 साल पहले कड़ाके की ठंड में एक 5 साल की बच्ची एक सुनसान हाईवे के किनारे फटे हुए कंबल में लिपटी लावारिस हालात में रो रही थी। उसने बताया कि कैसे एक 20 साल की कुंवारी लड़की ने पुलिस की बेरुखी देखकर उस बच्ची को अपनाया, कैसे सुमित्रा को समाज के ताने सहने पड़े, कैसे उसे चरित्रहीन कहा गया और कैसे उसके अपने परिवार ने उसे घर से निकाल दिया। नक्श की आवाज जब सुमित्रा के उस संघर्ष को बयां कर रही थी तो पूरे मैंशन में सिर्फ आंसुओं की सिसकियां गूंज गई। तभी नक्श ने अपनी आवाज को और भी ज्यादा भारी करके कहा, इस औरत ने अपना पूरा यौवन, अपनी शादी, अपना भविष्य, सब कुछ आपकी बेटी के लिए आग में झोंक दिया मिस्टर कपूर।
इन्होंने लोगों के घरों में झाड़ू पोछा किया, खेतों में खून जलाया और सिर्फ इसलिए ताकि आपकी बेटी एक वक्त की रोटी खा सके। जब आप अपनी एयर कंडीशनड गाड़ियों में अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे, तब ये औरत अपने पैरों के छाले फोड़कर इस बच्ची को पाल रही थी। ये सब सुनकर रक्षी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। वो दौड़कर सुमित्रा के पैरों के पास जमीन पर बैठ गई और उन्होंने सुमित्रा के हाथ चूम लिए। दर्शन कपूर का पूरा शरीर कांप रहा था। उनका अरबपति होने का सारा गुरूर, सारा रुतबा आंसुओं में बह गया। वो एक पिता थे और एक पिता होने के नाते वो समझ रहे थे कि औरत ने उस बच्चे के लिए क्या क्या किया होगा। दर्शन कपूर, जो हैदराबाद के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून थे, जिनके सामने बड़े बड़े नेता सिर झुकाते थे, वो आज उस गरीब, फटेहाल और कमजोर सुमित्रा के सामने अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। दर्शन कपूर ने सुमित्रा के पैरों पर अपना सिर रख दिया। फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने सिसक कर कहा, माँ जी, मैं एक बहुत बड़ा पापी हूँ। मेरी सारी दौलत आपके इन फटे हुए जूतों के सामने कचरा है। आपने मेरी बच्ची को जिंदगी दी और मैं अपना सारा खून बहाकर भी आपका कर्ज नहीं चुका सकता। आपने मुझ पर जो एहसान किया है, मैं जिंदगी भर आपके इन पैरों का गुलाम बनकर रहूंगा। उसकी यह बात सुनकर सुमित्रा घबरा गई। उसने दर्शन कपूर को उठने की कोशिश करके कहा, अरे बाबूजी, आप इतने बड़े आदमी हैं, मेरे पैर मत पड़िए। पल्लवी मेरी बच्ची है। कोई भी माँ अपनी बच्चे के लिए यही करती है। इस दृश्य ने नक्श और पल्लवी दोनों के दिलों को सुकून से भर दिया। उस महल में आज दौलत नहीं, बल्कि एक माँ के पसीने और बलिदान की जीत हुई। इस सब के बाद जब जज्बातों का तूफान थोड़ा ठंडा हुआ, तो नक्श ने माहौल को वापस उस खौफनाक और असली मुद्दे की तरफ मोड़ दिया, जिसके लिए वो यहाँ आया था। नक्श ने सोफे पर बैठकर दर्शन कपूर की तरफ एक बहुत ही तीखी नजरों से देखकर कहा, मिस्टर कपूर, सुमित्रा माँ ने जो किया वो भगवान का काम था, लेकिन शैतान का काम किसने किया था? नक्श का दिमाग अब एक शातिर डिटेक्टिव की तरह काम कर रहा था। उसकी यह बात सुनकर दर्शन कपूर ने आंसू पोंछे। उन्होंने कंफ्यूज होकर पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है नक्श? तभी नक्श ने एक एक शब्द पर वजन देकर कहा, मेरा मतलब बहुत साफ है। 15 साल पहले एक 5 साल की बच्ची खुद चलकर इतनी दूर अनजान हाईवे तक नहीं जा सकती। उसे किसी ने किडनैप किया था। और सबसे बड़ी बात, सुमित्रा माँ ने आसपास के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई थी, अखबारों में इश्तिहार दिए थे। आप इतने बड़े अरबपति हैं, आपकी बेटी के गायब होने की खबर पूरे देश में फैली होगी, तो फिर सुमित्रा माँ की वो रिपोर्ट आप तक क्यों नहीं पहुंची? ये सवाल सुनकर दर्शन कपूर के चेहरे का रंग उड़ गया और रक्षी भी हैरान रह गई। वहीं नक्श की आंखों में अब आग सुलगने लगी। उसने अपने दांत भींच कर कहा, पल्लवी को जिसने भी उस सड़क पर फेंका था, वो उसे मारना नहीं चाहता था। अगर मारना होता तो वो वहीं मार देता। वो बस पल्लवी को आपके इस एम्पायर से हमेशा के लिए गायब करना चाहता था। उसने पुलिस को भी खरीद लिया था, ताकि कोई सुराग आप तक न पहुंचे। ये कोई मामूली किडनैपर, सड़क छाप नहीं था मिस्टर कपूर। यह किसी ऐसे इंसान का काम है जो आपके बहुत करीब था, जिसके पास बहुत पावर थी और जो आपसे एक बहुत गहरी दुश्मनी निकाल रहा था। उसकी यह बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी दर्शन कपूर ने बड़बड़ा कर कहा, दुश्मनी? उनका दिमाग 15 साल पीछे के उस टाइमलाइन में जाने लगा, जब वो अपने बिजनेस के उफान पर थे और अनगिनत उसके दुश्मन थे। तभी नक्श ने अपनी कुर्सी से उठकर कहा, हाँ, अपने दिमाग पर जोर डालिए मिस्टर कपूर। याद कीजिए 15 साल पहले का वो वक्त। कौन था वो इंसान जो आपके बिजनेस, आपके परिवार और आपके रुतबे से जलता था? कौन था वो जो आपको खून के आंसू रुलाना चाहता था, लेकिन उसने आपकी बेटी को मारने की हिम्मत नहीं की? मुझे उन सारे दुश्मनों के नाम चाहिए। आज रात शाह एम्पायर उन सब की कुंडली निकालेगा। उसकी यह बात सुनकर दर्शन कपूर ने अपना माथा पकड़ लिया। 15 साल का वो वक्त उसके लिए बहुत खतरनाक और उतार चढ़ाव वाला था। उन्होंने एक पेन और डायरी ली, उन लोगों के नाम लिखने शुरू किए जिन पर उन्हें सबसे ज्यादा शक था। दर्शन कपूर ने गहरी सांस लेकर कहा, नक्श, उस वक्त मेरा बिजनेस बहुत तेजी से फैल रहा था। मैंने कई लोगों की रियासतें छीनी, मेरे कई अपने भी खिलाफ हो गए। अगर मुझे शक करना हो तो मैं इन 3 लोगों पर कर सकता हूँ। ये कहकर दर्शन कपूर ने डायरी नक्श की तरफ बढ़ाई, जिस पर 3 नाम लिखे थे। उन्होंने नक्श से कहा, सबसे पहले रुद्र प्रताप सिंह। ये उस वक्त मेरा सबसे बड़ा बिजनेस राइवल था। मैंने इसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट टेक ओवर कर लिया था, जिसकी वजह से इसकी कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। इसने मुझे सरेआम धमकी दी कि मुझे सड़क पर ला देगा और मेरी सबसे कीमती चीज मुझसे छीन लेगा। मेरी बेटी गायब होने के बाद इसका बिजनेस फिर से खड़ा हो गया था। उसके बाद दर्शन ने दर्द भरी अपनी आंखें मूंद कर
दूसरे नाम की तरफ इशारा करके कहा। ये दूसरे वाला है किशोर कपूर, मेरा सगेरा चचा भाई। ये मेरे ही खून का हिस्सा है। उस वक्त हमारे दादाजी की पुश्तैनी जायदाद का बंटवारा होना था। किशोर को लगता था कि मैं उसका हक नहीं दे रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा लालची और कर्ज में डूब गया था। देविका मेरे दादा की सबसे लाडली थी। किशोर ने एक बार देविका को प्रॉपर्टी के कागजात के लिए किडनैप करने की बात मजे मजे में कही थी। हो सकता है कि उसने अपने लालच के लिए सब किया हो। इसके बाद दर्शन ने कांपते हुए हाथ से तीसरे दुश्मन के बारे में बताकर कहा, भाईजान, हैदराबाद का पुराना अंडरवर्ल्ड डॉन। 15 साल पहले इस शहर में भाईजान का सिक्का चलता था। उसने मुझसे 50 करोड़ रुपए हफ्ता मांगा था। मैंने पुलिस की मदद से उसे मना कर दिया। उसके कुछ आदमियों को एनकाउंटर में मरवा दिया। उसने कसम खाई कि वो मेरे परिवार को खून के आंसू रुलाएगा। यह बात सुनकर नक्श ने वो डायरी हाथ में ली और उन 3 नामों को बहुत ही पैनी और खूंखार नजरों से पढ़कर दोहरा कर कहा, रुद्र प्रताप सिंह, किशोर कपूर और भाईजान। यह बड़बड़ाकर नक्श ने वो डायरी बंद करके अपनी जेब में रख ली। नक्श ने एक बहुत ही तेज और अपने वफादार आवाज में पुकार कर कहा, काशीनाथ जी। उसने इतना कहते ही काशीनाथ ने तुरंत हॉल में आ गए और उनके पीछे 10 हथियारबंद कमांडोज थे। उन्होंने सम्मान के साथ कहा, जी बाबा। तभी नक्श ने अपनी शर्ट के कप फोल्ड करके कहा, इन 3 नामों की लोकेशन मुझे अगले 1 घंटे में चाहिए। चाहे किसी 5 स्टार होटल में सो रहे हों या किसी कैसीनो में या पताल में छुपे हों। आज रात शाह एम्पायर की पूरी ताकत हैदराबाद की सड़कों पर उतरेगी। मैं खुद इन तीनों से 15 साल का वो सच उगलवाऊंगा। उसकी आंखों में एक अलग ही आग थी। तभी पल्लवी ने नक्श का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर था और उसने घबरा कर कहा, नक्श प्लीज अपना ध्यान रखना, ये लोग बहुत खतरनाक हो सकते हैं। उसकी यह बात सुनकर आगे से नक्श ने पल्लवी को चूम कर कहा, खतरनाक तो मैं हूं पल्लवी। जिस इंसान ने तुझे 15 साल तक इस दुनिया की दर दर ठोकरें खाने पर मजबूर किया, मैं उसकी रूह को भी उसके शरीर में पनाह नहीं लेने दूंगा। तुम अपनी माँ के साथ यहाँ आराम करो। सुबह होने से पहले मैं तुम उस गुनहगार का नाम ला कर दूंगा। रात के 11 बज चुके थे। हैदराबाद की सड़कें शांत थी, लेकिन नक्श शाह का काफिला एक आंधी की तरह उन सड़कों को चीर रहा था। 8 काली बुलेट प्रूफ गाड़ियों का काफिला सबसे पहले अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा। उनकी अगली लोकेशन थी जोबरी हिल्स, एक बहुत ही सुरक्षित और आलीशान बंगला। रुद्र प्रताप सिंह अब 65 साल का एक बूढ़ा आदमी हो चुका था और वो अपने बेडरूम में सो रहा था। अचानक उसके बेडरूम का कांच का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ टूट गया। रुद्र हड़बड़ा कर उठा। उसने देखा कि उसके कमरे में शाह एम्पायर के कमांडो खड़े हैं और उसके सारे पर्सनल गार्ड्स नीचे फर्श पर बेहोश पड़े हैं। कमांडोज ने बीच में नक्श शाह अंदर दाखिल हुआ। उसको देखकर रुद्र कांपते हुए अपने बिस्तर से पीछे खिसकने लगा। उसने घबरा कर कहा, तुम कौन हो? मेरी सिक्योरिटी। लेकिन आगे से नक्श ने कोई बात नहीं की। उसने सीधा आकर रुद्र प्रताप सिंह के रेशमी कुर्ते का कॉलर पकड़ा और उसे बिस्तर से घसीट कर फर्श पर पटक दिया। नक्श ने अपनी पिस्तौल निकालकर रुद्र के माथे पर सटाकर पूछा, क्या 15 साल पहले दर्शन कपूर की 5 साल की बेटी देविका को तूने उस हाईवे पर फेंका था? बता, वरना आज रात तेरी जिंदगी का आखिरी पन्ना मैं लिखूंगा। उसकी यह बात सुनकर रुद्र प्रताप सिंह का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। दर्शन कपूर की बेटी, ये नाम सुनते ही उसकी आंखों में एक पुराना और गहरा डर आ गया था। रुद्र प्रताप फूट फूट कर रोने लगा। मौत सामने देखकर कोई भी इंसान सच उगल देता है, इसलिए उसने भी सच बोलकर कहा, नहीं नहीं, भगवान की कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं दर्शन कपूर को बर्बाद करना चाहता था। मैंने उसे धमकियां भी दी थी, लेकिन मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कोई बच्चों का कातिल नहीं। मुझे तो खुद भी नहीं पता कि उसकी बेटी कैसे गायब हुई। मैंने कभी उस बच्ची को हाथ भी नहीं लगाया। मेरा यकीन करो प्लीज। नक्श की वो लाई डिटेक्टर वाली आंख रुद्र के चेहरे के एक एक भाव को पढ़ रही थी। नक्श समझ गया कि बूढ़ा आदमी सच बोल रहा है। इसके अंदर जितना जिगरा नहीं था कि बच्ची को किडनैप करके सड़क पर छोड़ आए। इसलिए नक्श ने उसे वहीं जमीन पर छोड़ दिया और कमांडोज को इशारा करके कहा, ये वो इंसान नहीं है, इसलिए चलो यहां से। अब उनकी सेकंड लोकेशन थी एक सीक्रेट अंडरग्राउंड कसिनो। किशोर कपूर हमेशा एक अय्याश और कर्ज में डूबा हुआ इंसान था। वो कसिनो में शराब पीकर जुआ खेल रहा था। तभी कसिनो की बत्तियां गुल हो गई। जब इमरजेंसी लाइट्स ऑन हुई तो किशोर कपूर ने देखा कि कसिनो के सारे गुंडे और बाउंसर जमीन पर खून से लथपथ पड़े हैं। उनके सामने नक्श शाह एक लोहे की रोड हाथ में लिए खड़ा है। नक्श ने रोड को जमीन पर घसीट कर कहा, किशोर कपूर। उसको ऐसे रोड घसीटने से वहां चिंगारियां निकलने लगी। तभी किशोर ने नशे में अकड़ कर कहा, तू कौन है बे? तभी आगे से नक्श ने रोड को पूरी ताकत से किशोर के पैरों के पास कांच के टेबल पर मारा।
कांच के टुकड़े किशोर के चेहरे पर लगे और वो डर के मारे अपनी कुर्सी से नीचे गिर पड़ा। नक्श ने अपने जूते किशोर के छाते में दबाकर कहा, 15 साल पहले क्या देविका का किडनैप तूने करवाया था प्रॉपर्टी के लिए? नक्श की आवाज में साक्षात यमराज बोल रहा था। वहीं उसकी यह बात सुनकर किशोर की शराब एक सेकंड में उतर गई। किशोर रोने लगा। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, देविका नहीं भाई नहीं, मैं लालची जरूर हूं, मैं जुआरी हूं। मैंने उस वक्त गुस्से में बकवास की थी, लेकिन मैं अपने ही भाई की 5 साल की बेटी को कैसे मार सकता हूँ? मेरी इतनी औकात ही नहीं है। मेरे पास तो उस वक्त गुंडों के पैसे देने के लिए भी कुछ नहीं था। मैंने कुछ नहीं किया भाई, मुझे छोड़ दो। उसकी बात सुनकर आगे से नक्श ने अपने पैर उसके ऊपर से हटाया। किशोर कपूर एक लालची और डरपोक इंसान जरूर था। वो बच्चों को किडनैप करने जैसा मास्टरमाइंड खेल नहीं खेल सकता था। नक्श की झुंझलाहट बढ़ने लगी। वो अपनी गाड़ी में वापस आकर बैठा। अब उसको नेक्स्ट लोकेशन पर जाना था और हैदराबाद सेंट्रल जेल का एक स्पेशल वीआईपी सेल। भाईजान पिछले 10 सालों से जेल में उम्र कैद काट रहा था, लेकिन वो जेल के अंदर ही अपना गैंग चलाता था। नक्श शाह ने जेल के आईजी को एक ही फोन कॉल में खरीद लिया और रात के 3 बजे नक्श भाईजान के उस वीआईपी सेल के अंदर मौजूद था। भाईजान अपनी खटिया पर बैठा बीड़ी पी रहा था। वो एक बहुत ही खूंखार और पुराना पापी था। भाईजान ने धुआं छोड़कर नक्श को देखकर कहा, सुना है कोई नया छोकरा है उस शहर में उड़ रहा है? तब नक्श धीरे चलकर भाईजान के पास आया। उसने कोई पिस्तौल नहीं निकाली। उसने बस अपनी आंखों से उस डॉन की आंखों में देखा। नक्श ने एक बहुत ही सर्द आवाज में पूछा, क्या 15 साल पहले दर्शन कपूर की बेटी तुमने उठवाई थी? नक्श का यह सवाल सुनकर भाईजान हंसा। उसकी हंसी में एक अजीब सा गुरूर था। भाईजान ने अपनी बेटी को जमीन पर कुचल कर कहा, मियाँ अपन अंडरवर्ल्ड का आदमी है। अपू ने बहुत कत्ल किए, बहुत खून बहाया। दर्शन कपूर से मेरी दुश्मनी थी, ये बात सच है, लेकिन भाईजान का एक उसूल है, अपन कभी बच्चों और औरतों पर हाथ नहीं डालता। अगर मुझे दर्शन कपूर को रुलाना होता तो उसे बीच चौराहे पर गोली मार देता, लेकिन किसी 5 साल की बच्ची को किडनैप करके उसे सड़क पर छोड़ देना, ये किसी मर्द का काम नहीं, किसी नामर्द और बुजदिल का काम है। मैंने ये नहीं किया। भाईजान की आंखों में अपना पुराना क्रिमिनल वाला गुरूर था, जो कभी अपने उसूलों पर झूठ नहीं बोलता। उसका यह जवाब सुनकर नक्श समझ गया कि वो सच कह रहा है, इसलिए वहां से भी वो चुपचाप निकल आया। सुबह के 5 बज गए थे। हैदराबाद में आसमान हल्का सा उजाला होने लगा। नक्श शाह की गाड़ी वापस कपूर मैंशन के पोर्च में आकर रुकी। नक्श थका हुआ था। उसकी आंखें लाल और एक भयानक उलझन और हताशा में थी। दर्शन कपूर, पल्लवी और रक्षी पूरी रात जाकर नक्श का इंतजार करने लगे थे। जैसे नक्श अंदर आया, दर्शन कपूर ने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखकर पूछा, क्या हुआ नक्श? क्या रुद्र ने किया था या किशोर ने? तभी आगे से नक्श ने एक बहुत ही गहरी और खौफनाक सांस ली। उसने अपनी टाई ढीली की और सोफे पर धड़ाम से बैठ गया। नक्श ने अपनी आंखें बंद करके कहा, नहीं मिस्टर कपूर, उन तीनों में से किसी ने भी ये काम नहीं किया। उसकी बात सुनकर पल्लवी हैरान रह गई। उसने चौंक कर कहा, क्या? लेकिन तुमने तो कहा था कि किसी दुश्मन का काम है। तब नक्श ने अपनी आंखें खोलकर कहा, हाँ। अब उन आंखों में एक बहुत ही तेज और साइकोलॉजिकल शातिर चमक थी। नक्श अपनी जगह से उठा और हॉल के बीचों बीच खड़े होकर इस पूरे केस की कड़ियों को एक एक मास्टरमाइंड की तरह जोड़ने लगा। नक्श ने बहुत ही ठंडे दिमाग से समझाना शुरू करके कहा, मिस्टर कपूर, हमने गलत दिशा में इन्वेस्टिगेशन की। हमने उन लोगों पर शक किया जो आपके बिजनेस और पैसे से दुश्मन थे। रुद्र, किशोर, भाईजान, इन सबको आपसे बदला लेना था। अगर ये लोग पल्लवी को किडनैप करते तो आपसे फिरौती मांगते या फिर पल्लवी को मार देते तो दर्द देते। लेकिन ये कहते हुए नक्श ने पल्लवी की तरफ देखा और फिर दर्शन कपूर की आंखों में झांक कर सवाल दाग दिया, जिसे पूरे मेंशन की नींद उड़ा दी। नक्श ने एक एक शब्द को बहुत ही वजन देकर कहा, लेकिन जिसने पल्लवी को किडनैप किया था उसने ना तो कोई फिरौती मांगी ना ही पल्लवी को मारा। उसने पल्लवी को जिंदा एक 5 साल बच्ची को एक कंबल में लपेट कर हाईवे के किनारे ऐसे छोड़ दिया ताकि उसे कोई बचा ले। वो पल्लवी को मारना नहीं चाहता था। उसके अंदर शायद इतनी हिम्मत या बेरहमी नहीं थी वो एक बच्चे का खून कर सके। वो बस ये चाहता था कि पल्लवी इस कपूर मैंशन से इस घर से हमेशा के लिए गायब हो जाए। ये थ्योरी सुनते ही दर्शन कपूर के रोंगटे खड़े हो गए। रक्षी के हाथों से पानी का गिलास छूट गया। दर्शन कपूर हकलाने लगे और उन्होंने हकला कर कहा, इसका मतलब? तभी नक्श की आवाज एक बहुत ही डरावनी फुसफुसाहट में बदल गई। उसने तुरंत मतलब समझा कर कहा, इसका मतलब बहुत साफ है मिस्टर कपूर। ये कोई बाहर का दुश्मन नहीं है। ये कोई ऐसा इंसान है जो इस परिवार के बहुत करीब था, शायद इसी घर के अंदर रहता था। इसे पल्लवी से कोई जलन थी
जो पल्लवी को रास्ते से हटाकर खुद कुछ हासिल करना चाहता था, लेकिन वो खूनी नहीं था, इसलिए उसने पल्लवी को सिर्फ गायब किया। एक अदृश्य दुश्मन जो 15 साल से उसी के घर में, उसी के परिवार में, आसपास एक शरीफ इंसान का मुखौटा पहनकर घूम रहा था। वह पल्लवी डर के मारे नक्श के करीब आई। तभी रक्षी ने घबरा कर पूछा, लेकिन ऐसा कौन हो सकता है नक्श? हमारे घर में ऐसा कौन है जो मेरी 5 साल की बहन से इतनी नफरत कर सकता है? उसे तभी नक्श ने पूरे मेंशन की उन खामोश और आलीशान दीवारों को घूर कर देख कर कहा, कोई ऐसा इंसान जिसने 15 साल पहले एक खिलौना खेल खेला और जो आज भी शायद इसी घर के किसी कोने में बैठकर हम पर नजर रख रहा है। नक्श का दिमाग कपूर परिवार के हर एक सदस्य, हर एक रिश्तेदार और हर एक वफादार की कुंडली खंगालने लगा। नक्श ने दर्शन कपूर की तरफ देखा, एक ऐसा ऐलान किया जिसके आने वाले तूफान की आहट दे दी। उसने कहा, मिस्टर कपूर, बाहर के दुश्मनों को मैंने छोड़ दिया, लेकिन अब मैं इस घर की नींव खोदूंगा। मैं इस मेंशन में काम करने वाले 15 साल पुराने नौकरों से लेकर आपके हर एक करीबी रिश्तेदार का पास्ट खंगालूंगा। वो सांप इसी घर में छुपा है और मैं उसे बिल से निकाल कर रहूंगा। इसके बाद अगले 2 दिन नक्श ने खुद को उस कमरे में बंद कर लिया। उसने लगभग खाना पीना छोड़ दिया। शाह एम्पायर की पूरी साइबर सेल इंटेलिजेंस टीम, काशीनाथ जी, दिन रात नक्श के हुक्म पर काम कर रहे थे। नक्श के सामने एक बहुत बड़ा ग्लास बोर्ड था जिस पर दर्शन कपूर के 15 साल पुराने हर एक रिश्तेदार, दोस्त, बिजनेस पार्टनर और नौकर की तस्वीर लगी हुई थी। लाल रंग के धागों से कड़ियां जोड़ी जा रही थी। नक्श ने लैपटॉप की स्क्रीन को घूर कर फोन पर एक बहुत ही थकी हुई लेकिन जुनूनी आवाज में कहा, काशीनाथ जी, मुझे दर्शन कपूर के बिजनेस से कोई मतलब नहीं। मुझे उनके परिवार का इतिहास चाहिए। 15 साल पहले पल्लवी के गायब होने से ठीक पहले इस परिवार में हुआ क्या था? दूसरी तरफ काशीनाथ जी की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, बाबा, दर्शन कपूर की जिंदगी में देविका के गायब होने से पहले सिर्फ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। देविका के गायब होने से ठीक 6 महीने पहले दर्शन कपूर की पहली पत्नी यानी देविका की सगी मां नंदिनी कपूर का निधन हो गया था। उनकी यह बात सुनकर नक्श की उंगलियां अचानक कीबोर्ड पर रुक गई। पल्लवी की सगी मां का निधन। नक्श का डिटेक्टिव दिमाग अब नई दिशा में जुड़ गया था। उसने पूछा, उनकी मौत कैसे हुई थी काशीनाथ जी? आगे से काशीनाथ ने पूरा रिकॉर्ड्स खंगाल कर कहा, रिपोर्ट के हिसाब से नंदिनी जी को दिल की कोई गंभीर बीमारी थी बाबा, लेकिन उस वक्त एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। नंदिनी जी के मायके वालों ने दर्शन कपूर पर एक बहुत ही संगीन इल्जाम लगाया था। उनका कहना था कि दर्शन कपूर ने अपने बिजनेस और दौलत के नशे में नंदिनी जी की बीमारी को इग्नोर किया। जब नंदिनी जी को सबसे बड़ा हार्ट अटैक आया तब दर्शन कपूर किसी इंटरनेशनल डील के लिए विदेश में थे। उन्होंने अपनी पत्नी को समय पर विदेश में बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। उनकी यह बात सुनकर नक्श के दिमाग में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। नक्श ने बोर्ड पर लाल धागे पर एक नई तस्वीर खींच कर कहा, नंदिनी जी का मायका कौन है? नंदिनी जी के मायके वाले पल्लवी के सगे नाना और मामा कौन थे? तभी दूसरी तरफ काशीनाथ जी ने तुरंत जवाब देकर कहा, बाबा, उनका मायका का कोई आम परिवार नहीं है। नंदिनी जी राजस्थान के राजघरानों में ताल्लुक रखने वाले और अब हैदराबाद में बसे एक बहुत ही रसूखदार और खूंखार खानदान की बेटी है, राठौड़ खानदान। काशीनाथ जी की आवाज में एक बहुत ही भारी और पुराना खौफ था। राठौड़ खानदान। नक्श ने उस ग्लास बोर्ड पर एक नए नाम को बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, वीर प्रताप राठौड़, पल्लवी के सगे नाना जी, और मयंक राठौड़, पल्लवी के सगे मामा जी। काशीनाथ जी ने वो खौफनाक राज खोला जिसने 15 साल पुराने किडनैपिंग की पूरी तस्वीर साफ कर दी। उन्होंने नक्श से कहा, नंदिनी जी की मौत के बाद राठौड़ खानदान ने दर्शन कपूर से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। वीर प्रताप राठौड़ ने अपनी बेटी की चिता के सामने खड़े होकर पूरे हैदराबाद के सामने दर्शन कपूर को श्राप दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस दौलत के नशे में दर्शन कपूर ने उनकी बेटी को मरने के लिए छोड़ दिया, और दर्शन कपूर से उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज छीनकर खून के आंसू रुलाएगा। उनकी यह बात सुनकर नक्श के हाथों में मारकर नीचे गिर गया। सब कुछ शीशे की तरह साफ हो चुका था। नक्श की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने चौंक कर कहा, पल्लवी की किडनैपिंग पैसों के लिए नहीं हुई। पल्लवी की किडनैपिंग एक बदला था। वीर प्रताप राठौड़ और मयंक राठौड़, पल्लवी के सगे नाना और मामा, वो दर्शन कपूर के उसकी बेटी से दूर करके दर्द देना चाहते थे जो उन्होंने अपनी बेटी को खोकर महसूस किया था। लेकिन नक्श का दिमाग एक और सवाल पर जाकर अटक गया। उसने मन ही मन में सोचा, अगर राठौड़ खानदान को दर्शन कपूर को इतना ही गहरा बदला देना था तो उन्होंने 5 साल की उस बच्ची को मारा क्यों नहीं?
उन्होंने उसे एक सुरक्षित कंबल में लपेटकर किसी अनाथालय या पुलिस स्टेशन के बजाय एक ऐसे हाईवे के किनारे क्यों छोड़ा जहां उसे कोई अच्छा इंसान बचा सके। इसका मतलब किडनैपर एक खूंखार दुश्मन तो था, लेकिन साथ ही एक नाना और उसके मामा का कमजोर दिल भी था। वो अपने ही खून को जान से नहीं मार सकते थे। नक्श के अपनी जैकेट उठाई और अपनी आंखों के अंदर एक ऐसा तूफान लिए सीधे राठौड़ खानदान को उस राजपुताना हवेली से टकराने का जुनून बना दिया था। नक्श ने अपने पिस्तौल को लोड करके कहा, लोकेशन भेजिए काशीनाथ जी। आज मैं पल्लवी के उन असली मुजरिमों से मिलूंगा जिन्होंने एक पिता से अपनी बेटी को छीना, लेकिन अनजाने में ही सही मेरी पल्लवी को उस सुमित्रा माँ की गोद तक पहुंचा दिया। काशीनाथ जी ने उसको तुरंत लोकेशन भेज दी और वो खुद भी तुरंत राठौड़ हवेली की तरफ निकल पड़े। वहीं उधर हैदराबाद के बाहरी इलाकों में स्थित राठौड़ हवेली किसी पुराने किले जैसी थी। ऊंची पत्थर की दीवारें, विंटेज गाड़ियां और चारों तरफ एक बहुत ही उदास और खामोश सा सन्नाटा। इस हवेली में दौलत की कोई कमी नहीं, लेकिन ऐसा लगता था यहाँ सालों से किसी ने कोई जश्न नहीं मनाया। दोपहर का वक्त था। हवेली के बाहरी लोहे के दरवाजे के बाहर नक्श शाह की काली एसयूवी आकर रुकी। नक्श ने कोई कमांडो या सिक्योरिटी साथ नहीं ली थी। वो अकेला इस शहर की मांद में घुसने आया था। तभी हवेली के गार्ड्स ने नक्श को रोकना चाहा, लेकिन नक्श ने सिर्फ अपनी खूंखार नजर से उन गार्ड्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। नक्श ने सीधा उस हवेली और उस विशाल आंगन को पार करके मेन हॉल में दाखिल हुआ। हॉल के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ी और पुरानी आराम कुर्सी पर एक 70-75 साल का बूढ़ा आदमी बैठा था। उनके बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके थे, चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी, लेकिन उनके बैठने के रुतबे से साफ पता चल रहा था कि वो कभी एक बहुत बड़े और खूंखार शेर रहे होंगे। ये पल्लवी के नाना वीर प्रताप राठौड़ थे। उनके पास एक सोफे पर 45-50 साल का आदमी बैठा था जो पुरानी सी तस्वीर को घूर रहा था। वो पल्लवी के मामा मयंक राठौड़ थे। इन दोनों के चेहरे पर कोई गुरूर या माफिया वाला खौफ नहीं था। उनके चेहरे पर सिर्फ एक अजीब सी थकावट, गहरा दर्द और एक ऐसा खोखलापन था जो किसी इंसान को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रहा था। नक्श के कदमों की आहट सुनकर मयंक राठौड़ ने सिर उठाया। मयंक ने अपनी भारी लेकिन थकी हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? सिक्योरिटी कहाँ गई? तुम अंदर कैसे आ गई? तभी वीर प्रताप राठौड़ ने अपनी बूढ़ी और कमजोर आंखें खोलकर नक्श की तरफ देखा। नक्श धीरे धीरे चलकर उनके बिल्कुल सामने आया। उसने कोई पिस्तौल नहीं निकाली, कोई धमकी नहीं दी। उसने बस अपनी जेब से पल्लवी का वो बचपन का तस्वीर, वो डीएनए रिपोर्ट निकाली और उसे बीच में रखी कांच के टेबल पर फेंक दिया। उसने अपनी आंखों के अंदर वीर प्रताप राठौड़ के चेहरे को गड़ाकर सर्द आवाज में कहा, मैं वो तूफान हूं जो 15 साल पुराने उस खौफनाक और घिनौने सच का कफन उठाने आया हूं। मैं नक्श शाह हूं और मैं आपकी उस देविका की जिंदगी से आया हूं जिसे आपने 15 साल पहले एक सुनसान हाईवे पर मौत और लावारिस जिंदगी के बीच तड़पने के लिए छोड़ दिया था। देविका 15 साल पहले और हाईवे, ये शब्द सुनते ही उस विशाल जैसे हॉल के अंदर टाइम बम जैसे किसी ने फोड़ दिया। वीर प्रताप राठौड़ के हाथ में से उनकी छड़ी छूटकर जमीन पर गिर गई। मयंक राठौड़ का चेहरा किसी सफेद कागज की तरह पीला पड़ चुका था। वो झटके से अपनी जगह से खड़े हो गए और उनकी सांसें उखड़ने लगी। वीर प्रताप राठौड़ के होठ कांपने लगे। उनके वो बूढ़ी और कमजोर आंखें अचानक पानी में भर आई। उन्होंने हकला कर कहा, देविका, तुमने क्या कहा लड़की? देविका मेरी मेरी बच्ची। तभी आगे से नक्श ने बहुत ही गुस्से और नफरत भरे शब्दों में कहा, ढोंग मत कीजिए वीर प्रताप जी। मैं सब जानता हूं कि आपने अपनी बेटी नंदनी की मौत का बदला लेने के लिए, दर्शन कपूर को खून के आंसू रुलाने के लिए उसे की 5 साल की मासूम बेटी को किडनैप करवा दिया था। मयंक राठौड़ ने खुद अपने हाथों से अपनी सगी भांजी को उस कड़कड़ाती ठंड में सड़क पर फेंक दिया था। तभी मयंक राठौड़ अपने कांपते हुए हाथों से उस टेबल की तरफ बढ़ा। उसने पल्लवी की वो बचपन वाली तस्वीर और वो डीएनए रिपोर्ट उठाई। जैसे ही मयंक ने पल्लवी का चेहरा देखा, वो आदमी जो एक वक्त में राठौड़ खानदान का सबसे खूंखार व्यक्ति था, वही उस कांच के टेबल के पास अपने घुटनों के बल धड़ाम से गिर पड़ा। मयंक फूट फूट कर रोने लगा, एक छोटे बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। उसने वो तस्वीरें अपने सीने से लगाकर कहा, मेरी बच्ची, बाबूजी, ये हमारी देविका है, ये हमारी गुड़िया है बाबूजी। उसकी ये बात सुनकर वीर प्रताप राठौड़ भी अपने आराम कुर्सी से लड़खड़ा कर उठे। वो भी मयंक के पास जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने वो तस्वीर अपने कांपते हाथों में ली और उसे चूमने लगे।
उनके आंसुओं से वो तस्वीर भीग गई। उन्होंने रोकर कहा, तू तू कहाँ थी मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, मेरे खून की आखिरी निशानी। वीर प्रताप राठौड़ की वो गगनभेदी और दर्दनाक रुलाई हवेली की दीवारों से टकरा कर गूंजने लगी। नक्श ये नजारा देखकर हैरान रह गया। उसे लगा कि ये यहाँ कोई और उसे इन मुजरिमों से लड़ना पड़ेगा। उसे लगा कि ये लोग अपना गुनाह छुपाएंगे, हथियार निकालेंगे और फिर अपनी किडनैपिंग पर फख्र करेंगे। लेकिन यहाँ तो नजारा बिल्कुल उल्टा था। वो दोनों खूंखार इंसान किसी मासूम की तरह जमीन पर गिरकर अपनी उसी शिकार की तस्वीर को लेकर लगातार रो रहे थे, जैसे कोई प्यासा इंसान पानी की बूंद के लिए तड़प रहा हो। लेकिन नक्श का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने चिल्लाकर कहा, चुप रहिए आप लोग। आप ये घड़ियाली आंसू बहाकर कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपने 15 साल तक उस बच्चे को एक अनाथ की जिंदगी जीने पर मजबूर किया और एक औरत के लोगों के घर में झाड़ू पोछा करके उसे पाला है। आपने अपनी दुश्मनी में एक मासूम बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी ये बात सुनकर मयंक राठौड़ ने अपने आंसू पोंछे और नक्श के पैरों के पास ही जमीन पर बैठा रहा। मयंक ने बहुत ही टूटी हुई और दर्दनाक आवाज में अपना गुनाह कबूल करके कहा, हम हम मुजरिम हैं। हमने बहुत बड़ा पाप किया है नक्श, और हम इस पाप से इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो तुम सोच रहे हो वो सच सिर्फ उतना ही नहीं है। ये कहते हुए मयंक ने अपनी आंखें बंद कर ली और 15 साल पहले की उस खौफनाक रात के पन्ने खोलने शुरू कर दिए। मयंक ने सुबक कर कहा, मेरी बहन नंदिनी, वो इस घर की जान थी। दर्शन कपूर ने उसे पैसों के लालच में तड़प तड़प कर मरने दिया। जब मेरी बहन की चिता जल रही थी तो मैंने और बाबूजी ने कसम खाई कि हम दर्शन कपूर की सबसे कीमती चीज छीन लेंगे। तभी नक्श ने कहा, और वो कीमती चीज देविका थी। आगे से मयंक ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैंने ही उस रात दर्शन कपूर के घर से 5 साल की देविका को उठाया था। मेरा प्लान था कि मैं देविका को उसके हमेशा के लिए देश से दूर किसी अनाथालय में छोड़ दूंगा, ताकि दर्शन कपूर जिंदगी भर अपनी बेटी के लिए तड़पता रहे। मयंक की आवाज कांपने लगी। उसका गला रुंध गया। मयंक ने उस रात का खौफनाक मंजर बयां करके कहा, मैं देविका को गाड़ी में लेकर उस हाईवे से गुजर रहा था। कड़ाके की ठंड थी। देविका पिछली सीट पर रो रही थी। वो बार बार कह रही थी, मामा मुझे डर लग रहा है, मामा मुझे घर जाना है। वो मेरी भांजी थी नक्श, वो मेरी बहन नंदिनी का खून थी। ये कहते हुए मयंक अपने ही बालों को नोचने लगा। मयंक ने रोकर आगे कहा, मेरा दिल फट रहा था नक्श। दर्शन कपूर से मेरी दुश्मनी थी, लेकिन उस मासूम बच्चे का क्या कसूर था। जब मैंने गाड़ी हाईवे पर रोकी, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं एक कातिल या किडनैपर नहीं बन पा रहा था। मैंने अपने ही खून को दर्द नहीं दे पा रहा था। उनकी बात सुनकर नक्श ने तुरंत रिएक्ट करके कड़क आवाज में पूछा, तो फिर आपने उसे उस सड़क पर क्यों छोड़ा? तभी मयंक ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने उसे मारा नहीं। मैंने उसे वहां इसलिए छोड़ा क्योंकि वहां से कुछ दूरी पर एक गांव और एक मंदिर था। मैंने उसे अपनी सबसे गर्म जैकेट और एक मोटे कंबल में लपेटा था। मैंने जानबूझकर उसे उस सड़क के किनारे बैठाया था जहां से गांव वालों का आना जाना था। मुझे लगा था कि कोई अच्छा इंसान या गांव वाला उसे सुबह तक देख लेगा और अपना लेगा। मैं बस चाहता था कि वो दर्शन कपूर के उस लालची घर में न रहे। मैं उसे एक नई जिंदगी, सादी जिंदगी देना चाहता था। नक्श चुपचाप सुन रहा था। उसे सुमित्रा की बात याद आ गई। वो एक बहुत ही गर्म और महंगी कंबल में लिपटी हुई थी। इसका मतलब मयंक सच बोल रहा था। उसने पल्लवी को मारने के लिए नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी के लिए वहां छोड़ा था। लेकिन फिर भी उसके मन में एक सवाल आया कि उसने मयंक से पूछा, लेकिन तुमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो किस हाल में है? ये सवाल सुनते ही वीर प्रताप राठौड़ फूट फूट कर रो पड़े। उनका बूढ़ा शरीर एक सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। वीर प्रताप राठौड़ ने अपने आंसुओं से भीगी हुई आंखें नक्श की तरफ उठाई और उसकी बात का जवाब देकर कहा, तुम कहते हो तो हमने कोशिश नहीं की। हमने पिछले 15 साल में एक एक पल के लिए भी चैन की सांस नहीं ली। बेटे, ये 15 साल हमारे किसी नर्क से कम नहीं रहे हैं। वीर प्रताप ने कांपते हुए हाथों से उस हवेली की दीवार की तरफ इशारा किया और रोकर कहा, देखो इस हवेली को। इस हवेली में 15 साल से कोई त्योहार नहीं मना। जब से मयंक ने उस रात आकर मुझे बताया कि उसने देविका को सड़क पर छोड़ दिया, मेरा कलेजा फट गया। मैंने गुस्से में मयंक को गालियों से भूनने के लिए पिस्तौल भी निकाल ली। मैंने उससे कहा था कि मेरी दुश्मनी दर्शन थी और मेरा उस फूल सी पोती का क्या कसूर था। ये कहते हुए वीर प्रताप राठौड़ उस कांच की टेबल पर सिर रखकर सुबकने लगे। तभी मयंक ने रोकर आगे कहानी बताकर कहा,
उससे अगले ही सुबह मैं और बाबूजी पागलों की तरह वापस उसी हाईवे पर गए थे। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। हम देविका को वापस लाना चाहते थे, लेकिन जब हम वहां पहुंचे देविका नहीं थी, कोई उसे ले जा चुका था। इसके बाद वीर प्रताप राठौड़ ने रोकर कहा, हमने उस गांव का चप्पा चप्पा छान मारा। हमने दर्जनों प्राइवेट डिटेक्टिव लगाए। हमने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए अपनी उस देविका को ढूंढने के लिए, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिली। तभी मयंक ने अपने दोनों हाथ जोड़कर नक्श के पैरों में अपना सिर रख दिया। उन्होंने बिलख कर कहा, हमने दर्शन कपूर को सजा देने के चक्कर में खुद को ऐसी सजा दी है नक्श, जो मौत से भी ज्यादा भयानक है। पिछले 15 सालों से जब भी मैं किसी 5 साल की बच्ची को सड़क पर देखता था, तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था। मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी। मुझे सपने में मेरी बहन नंदनी दिखाई देने लगी, जो मुझसे पूछती थी, भैया मेरी बच्ची कहाँ है। हर रोज तड़प तड़प कर मरे हैं नक्श, हम जिंदा लाश बन चुके हैं। उनकी ये बातें सुनकर नक्श के रोंगटे खड़े हो गए। वो यहाँ बदला लेने आया था और वो इन मुजरिमों का गुरूर तोड़ने आया था, लेकिन यहाँ कोई गुरूर ही नहीं था। यहाँ तो 15 साल का वो खौफनाक पछतावा, वो गिल्ट और वो जानलेवा दर्द था, जिसने इन दो खूंखार इंसान को पूरे अंदर से खोखला कर दिया था। उन्होंने दर्शन कपूर से बदला लेने के चक्कर में अपनी ही रूह का कत्ल कर दिया। वो 15 साल तक सिर्फ उस पल के लिए पछताते रहे थे। नक्श खामोश रहा। इंसानी जज्बातों का एक ऐसा खौफनाक और उलझा हुआ जाल था कि एक पिता अपनी बेटी को ढूंढ रहा था, लेकिन दौलत का लालची था, और एक माँ जिसने बिना खून के रिश्ते में अपना पूरा जीवन लुटा दिया, और ये नाना मामा जिन्होंने एक मासूम को अनाथ बना दिया, लेकिन खुद भी 15 साल तक खून के आंसू रोते रहे। तभी वीर प्रताप राठौड़ ने नक्श के दोनों हाथ में अपने कांपते बूढ़े हाथों को पकड़ लिया। तभी वीर प्रताप ने बहुत ही टूटी और लाचार आवाज में कहा, मुझे पता है हम मुजरिम हैं बेटे, तुम्हें जो सजा देनी है दे दो। तुम पुलिस को बुला लो, हमें फांसी पर लटकवा दो। हमें कोई गम नहीं होगा, लेकिन मरने से पहले सिर्फ एक बार मुझे मेरी गुड़िया का चेहरा दिखा दो। मुझे मेरी देविका से माफी मांगने का एक मौका दे दो बेटा। मैं तुम्हारे पैरों में पड़ता हूँ। एक 75 साल का बूढ़ा राजपुताना शेर एक 20 साल 25 साल के लड़के के सामने घुटनों पर बैठकर अपने आंसुओं से उसके हाथ भिगो रहा था, और ये देखकर नक्श का दिल पसीज गया। वो जानता था कि पल्लवी के दिल में बहुत गुस्सा होगा, लेकिन वो ये भी जानता था कि पल्लवी का दिल मोम है। पल्लवी अपनी सगी माँ के इन खून के रिश्तों को इस तड़पते हुए आसमान के नीचे नहीं देख पाएगी। नक्श ने बहुत ही कोमलता से वीर प्रताप राठौड़ के हाथों को थाम लिया, उन्हें जमीन से उठाकर सोफे पर बैठाया। नक्श ने बहुत ही शांत और गहरी आवाज में कहा, मैं आपको कोई सजा नहीं दूंगा प्रताप जी, क्योंकि जो सजा भगवान ने आपको, आपके जमीर ने आपको पिछले 15 सालों में दी, वो दुनिया के किसी भी जेल या फांसी से करोड़ों गुना ज्यादा दर्दनाक है। आपने अपने ही हाथों से अपना स्वर्ग जला दिया था। ये कहते हुए नक्श ने मयंक को भी उठने का इशारा किया। इसके बाद नक्श ने अपनी आवाज में एक रुतबा लाकर आगे कहा, लेकिन पल्लवी अब कोई छोटी 5 साल की बच्ची नहीं जो डर जाएगी। वो मेरी रानी है। उसने जिंदगी की सबसे बड़ी ठोकरें खाई हैं। मैं उसे यहाँ लेकर आऊंगा, वो आपसे मिलेगी, लेकिन उसे आपको माफ करना है या नहीं, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ पल्लवी का होगा। और अगर उसने आपको ठुकरा दिया, तो आप जिंदगी में दोबारा कभी उसके सामने नहीं आएंगे। उसकी बात सुनकर आगे से वीर प्रताप और मयंक ने रोकर सिर हिलाया। उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। उनकी देविका जिंदा है और वो अभी आखिरी बार देख पाएंगे। इसलिए वीर प्रताप राठौड़ ने हाथ जोड़कर कहा, थैंक यू, थैंक यू बेटे, भगवान तेरा भला करे। इसके बाद नक्श हवेली से बाहर निकला। हवा में एक अजीब सा सुकून था। 15 साल पुराने उस खौफनाक किडनैपिंग की गुत्थी अब पूरी तरह से सुलझ चुकी थी। कोई बाहरी दुश्मन नहीं था, सिर्फ अपनों का गुस्सा और एक गलत फैसला, जिसने पल्लवी की जिंदगी को उस गांव की धूप में धकेल दिया था। लेकिन नक्श ये भी जानता था कि अगर मयंक राठौड़ उस रात पल्लवी को वहां नहीं छोड़ता, तो पल्लवी को कभी सुमित्रा जैसी महान मां नहीं मिलती, और शायद पल्लवी कभी भी सादगी और वो मासूमियत नहीं सीख पाती जिससे नक्श को प्यार हुआ था। इसलिए नक्श ने अपने एसयू का दरवाजा खोलकर आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराकर सोचा, जो होता है किसी बहुत बड़े मकसद के लिए होता है। अब उसे वापस कपूर मैंशन जाना था। उसे पल्लवी को ये सारा सच बताना था, और उसे पल्लवी को असली नाना और नाना मामा से मिलवाना था। और सबसे बड़ी बात, अब नक्श शाह को अपनी उस पल्लवी को, जो एक अनाथ लड़की के सफर में रही थी, आज दर्शन कपूर की बेटी राठौड़ खानदान की वारिस बन चुकी थी, और उसे पूरे सम्मान, शाही रुतबे और दुनिया
कि सबसे बड़े जश्न के साथ अपनी शाह एम्पायर की मल्लिका बनाकर अपने घर लेकर भी जाना था। अब क्या करेगा नक्श? क्या पल्लवी अपने नाना और मामा को माफ करेगी? क्या होगा आगे की कहानी में जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी द अंडरकवर मिलियनेयर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर से जरूर करें।